हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 देखने वाले हैं, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। चैप्टर 1 धातु और अधातु, चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं अगर आप उन सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, उन सारे चैप्टर्स को देखना चाहते हैं। ये सीरीज मैंने स्पेशली स्टार्ट किया हुआ है रेलवे परीक्षा 2019 के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये हर उस एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं, और खास करके रेलवे के एग्जाम में तो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक एनसीईआरटी का लाइन उठा करके रेलवे परीक्षा में पूछा जा रहा है। 2018 में भी और जेईई 2019 में भी पूछा गया। और इस वीडियो में हम लोग 125 सवाल देखने वाले हैं, लगभग 125 सवाल देखेंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही देखेंगे। तो ये है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और सारे सवाल इसी पीरियोडिक टेबल से होगा। देख लो, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। ठीक है, 118 तत्व है, और ये जो 118वां तत्व है ये आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 18 में। तो एक सवाल मुझे याद आ गया, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि जो ग्रुप 18 है उसमें कितने तत्व हैं। उसमें आप देख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और ये 118 तत्व, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होता है ओजी। तो जब 2018 में पूछा गया था उसमें 7 ऑप्शन में था ही नहीं, तो वो जो सवाल था वो सभी के लिए इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि उसमें करेक्ट ऑप्शन एक भी नहीं था। 2 था, 4 था, 5 था, 6 था, लेकिन 7 नहीं था। लेकिन आप देख लो, इसमें 7 तत्व है ग्रुप नंबर 18 में। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आप याद रखना कि ग्रुप 18 में, समूह 18 में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। ठीक है, 118। आज तक हमें 118 तत्व ज्ञात है। हालांकि आज तक हमें 118 से ज़्यादा तत्व ज्ञात है, लेकिन ये एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि 118 तत्व ज्ञात है आज तक, जिसमें डैश तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 118 तत्व में से 98 ऐसे तत्व हैं, 98 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और 20 है जिसे वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया है, यानी कि 20 मैनमेड हो गया। 98 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला तत्वों का धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया। तत्वों को सबसे पहले धातु और अधातु में बांटा था लेवोजियर ने। लेवोजियर को रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं लेवोजियर। जैसे ही इन्होंने क्या करा था, धातु और अधातु में बांटा था, लेकिन जैसे ही उपधातु का पता चला इनका खेल खत्म हो गया, यानी इनका ये जो वर्गीकरण है ये फिर किसी काम का नहीं रहा। किसने तत्वों के वर्गीकरण के लिए 3-3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उन समूहों को त्रिक यानी कि ट्राइड कहा। ये थे डोबेराइनर। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ग्रुप्स बनाए, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप्स बनाए, और उन ग्रुप्स को इन्होंने ट्राइड्स कहा। डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग डैश होता है, ये लगभग औसत होता है। जो डोबेराइनर थे इन्होंने तीन ही त्रिक का पता लगा पाया, यानी इन्होंने 3 ही त्रिक दिया, और ये 3 त्रिक ये हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देख लो, इन्होंने क्या करा था कि आरोही क्रम में सबसे पहले तत्वों को लिखा, तो ये आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, और बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका परमाणु भार, उसका एटॉमिक वेट अन्य 2 तत्वों के एटॉमिक वेट का एवरेज है। जैसे आप देख लो, लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39 है। इस दोनों का अगर आप एवरेज निकालो तो ये 23 निकल कर आएगा, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक वैसे यहाँ पर कैल्शियम और बेरियम का अगर आप औसत निकालो इस दोनों एटॉमिक वेट का, तो आपको स्ट्रोंशियम का लगभग में मिल जाएगा 88। तो इस तरह से इन्होंने ट्राइड दिया था अपना। डोबेराइनर ने ज्ञात तत्वों में कितने त्रिक को ज्ञात कर लिया था, तो इन्होंने बस 3 ही त्रिक को ज्ञात कर पाया था, और ये आपको रटा होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको ऐसे रटा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन डोबेराइनर द्वारा ज्ञात त्रिक में से एक नहीं है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये नहीं है। डी इसका राइट आंसर। यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन है। तो यहाँ देख लो, बोला पहला सदस्य फास्फोरस है, तीसरा सदस्य बोला ये एंटीमनी है, तो दूसरा कौन होगा, इसके बीच में लाई करेगा,
ये क्या है, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक इसका राइट आंसर होगा। न्यूलैंड्स द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में कुल कितने तत्व विद्यमान थे, कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो ये है 56। न्यूलैंड्स द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में पहला और अंतिम तत्व क्रमशः कौन थे? पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम था थोडियम। अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इन्होंने अष्टक नियम दिया था, ठीक है, यानी इनके नियम को हम लोग ऑक्टेव्स रूल बोलते हैं, ऑक्टेव्स लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ऑक्टेव का मतलब होता है 8, और इन्होंने ये कहा था कि हर पहले तत्व का गुणधर्म 8वें से मिलता है। जिसमें जैसे इसमें से आप कोई भी एक मान लो, पहले किसी भी तत्व को आप पहला मान लो। जैसे मैंने मान लिया यहाँ लिथियम को पहला, तो यहाँ से आप गिनती करते चलो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। तो इन्होंने ये कहा था कि लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी एक होगा, हर पहले का 8वें से मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। तो डोबेरेनर ने ये ऑक्टेव्स रूल दिया था, सॉरी माफ कीजिएगा, न्यूलैंड्स ने ये ऑक्टेव रूल दिया था। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में भिन्न तत्व में से कौन सा अंतिम तत्व थे? तो थोडियम था अंतिम। न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखता है? तो पहला दिखता है 8वें के जैसा, दूसरा दिखता है 9वें के जैसा, तीसरा दिखता है 10वें के जैसा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 8वां दिखता है पहले के जैसा, 9वां दिखता है दूसरे के जैसा, 10वां दिखता है तीसरे के जैसा। आप ट्राई भी कर सकते हो, देख लो। लिथियम को मैंने 1 माना था, आप किसी को भी मान सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन को ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख लो 10वां तत्व तीसरे के जैसा दिखता है। दिखता है कहने का मतलब इस दोनों का प्रॉपर्टी मिलेगा, इस दोनों का गुणधर्म मिलेगा। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। यह किसकी कमियों में से एक था? ये था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल जो था, उसका ये ड्रॉबैक था, कमी था। देख लो आप, कोबाल्ट और निकल आपको मालूम होगा, कोबाल्ट और निकल ये हैवी मेटल्स है, भारी धातु है, तो इसे धातु के साथ रखना चाहिए था। लेकिन न्यूलैंड साहब ने क्या किया? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ डाल दिया। ये तो अधातु है, तो ये तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी थी। आयरन को इसके साथ होना चाहिए था, ठीक है, आयरन को इसके साथ होना चाहिए था, क्योंकि इस तीनों का प्रॉपर्टी जो है मिलता है। लेकिन आयरन को देखो कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, और इस दोनों को यहाँ डाल दिया। यानी जिसके साथ डालना चाहिए था उसके साथ नहीं डाला, अलग कर दिया, और जहाँ नहीं डालना चाहिए था वहाँ डाल दिया। तो ये इनकी कमी थी। निम्नलिखित में से कौन न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कमी को बताता है? यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। यह बात बिल्कुल सही है। ये जो ऑक्टेव्स रूल है, यानी कि हर 8वें तत्व का गुणधर्म पहले वाले से मिलेगा, ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसके बाद जैसे ही हैवी मेटल्स आए, इनका ये नियम काम नहीं किया। तो ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, ये बिल्कुल सही है। केवल हल्के तत्व के लिए ही लागू हो पाया, तो ये भी सही है। कैल्शियम तक आपको हल्का तत्व मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे भारी तत्व आना स्टार्ट होता है, तब जाकर के नियम काम नहीं करता है। इन्होंने एक बात और कही थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है, आगे और तत्व नहीं आएंगे। लेकिन आज के डेट में 118 से भी ज़्यादा तत्व ज्ञात हो चुके हैं, तो इनका नियम तो ऐसे भी खत्म हो गया। यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ये सारी कमियां थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल का। यहाँ आप देख लो, इसमें लास्ट जो एलिमेंट दिख रहा है ये जिरकोनियम दिख रहा है, लेकिन आंसर आपको अंतिम तत्व थोडियम देना है, ठीक है, थोडियम देना है, जिरकोनियम आंसर नहीं करना है। अब आते हैं मेंडलीव अंकल। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में, यानी कि न्यूलैंड्स ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें 56 तत्व थे। मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स थे। तत्वों के रासायनिक गुणधर्म का पता लगाने के लिए मेंडलीव ने किन तत्वों से बने यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये अधिकतर तत्व के साथ कंबाइन करके यौगिक बना लेते हैं, इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना था। मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में गलत कथन को चुने, गलत चुनना है हमें। तो पहला है, रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होते हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, तो ये सही है। वर्गीकरण के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया, ये सही है। इन्होंने कार्ड का यूज किया था, कार्ड पे एलिमेंट का नाम लिखते थे और उसके प्रॉपर्टी को वहाँ पे नोट डाउन करते थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उन्होंने मुख्यतः हाइड्राइड बनाया और ऑक्साइड बनाया।
तो ये भी सही है। परमाणु संख्या उनका मुख्य आधार था, ये पूरी तरह से गलत है। परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान उनका मुख्य आधार था। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह किसका सिद्धांत है? यह है मेंडलीव का। याद रखिएगा, क्या है? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो ये कहता है तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन ये आधुनिक वाले का है। मेंडलीव साहब का ये परमाणु द्रव्यमान था। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? ये मेंडलीव को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसीलिए ये जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय है ये मेंडलीव को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल एक है, तो इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है, यानी मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था। जैसे न्यूलैंड साहब ने क्या कहा था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व है, आगे नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि आगे तत्व आ सकते हैं और इनके हिसाब से जो इनको लगा उन्होंने क्या करा था, उसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था, खाली जगह छोड़ दिया था कि आने वाला तत्व जो होगा उसको हम इका एल्यूमिनियम बोलेंगे और ये यहाँ पे रखा जाएगा। ऐसा इन्होंने कुछ कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था। तो इन्होंने जिसको इका एल्यूमिनियम कहा था वहां पे आज के डेट में आपको गैलियम दिखेगा। याद रखिएगा, गैलियम किसका जगह लिया? इका एल्यूमिनियम का। उसके बाद देखिए जर्मेनियम ये सिलिकॉन, इका सिलिकॉन का जगह लिया, और स्कैंडियम ये इका बोरोन का जगह लिया। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो इका एल्यूमिनियम था वहां पे गैलियम है, इका सिलिकॉन जो था उसके जगह पर आज के डेट में जर्मेनियम है, और इका बोरोन जो था उसके जगह पर आज के डेट में स्कैंडियम है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेंडलीव को। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में, यानी कि उनका जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें कुल आवर्त यानी कि टोटल पीरियड्स और कुल समूह यानी कि टोटल ग्रुप्स कितने थे? तो ये आप देख लो, यही है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स देख लो आप लोग, लास्ट कितना है 8, और पीरियड्स देख लो लास्ट कितना है 6, यानी टोटल 6 आवर्त थे और 8 ग्रुप थे। तो 6 और 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय जो नोबल गैसेज हैं, अक्रिय गैस है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। और इनके पीरियोडिक टेबल का एक खास बात ये था कि जब नोबल गैस का पता लगा तब एक सेपरेट ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है, एक अलग ग्रुप में डाल दिया बिना इसको डिस्टर्ब किए। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अनुसार कि कितने ग्रुप्स हैं, तो वो 9 है। 9वां में कौन है? नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये। लेकिन मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में जो ओरिजिनल था उसमें 8 ही था, क्योंकि उस समय नोबल गैस नहीं था, मार्केट में नोबल गैस नहीं आया था। कहने का मतलब नोबल गैस का पता नहीं चला था। मेंडलीव के आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप में कुल कितने आवर्त और वर्ग उपस्थित है? तो वर्तमान स्वरूप में कभी पूछे तो आवर्त 7 हो जाएगा और वर्ग हो जाएगा 9। 9वां कौन सा? नोबल गैस वाला, जिसे हम लोग आज के डेट में ग्रुप 18 बोलते हैं। तो 7 और 9 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष के रूप में जाना जाता है? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही है। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया, ये भी सही है। और ये दोनों कमियां हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का भी है। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है और समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में और असमान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रख दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम, और कॉपर जो है रिएक्टिव एलिमेंट होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि पोटेशियम है। लेकिन इस दोनों को एक साथ डाल दिया। प्लेटिनम को डालना चाहिए था गोल्ड के साथ, क्योंकि ये दोनों काफ़ी कम रिएक्टिव होता है, बहुत ही नहीं के बराबर रिएक्टिव होता है। तो इस दोनों को साथ साथ डालना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, इस दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ये इनकी कमियां थी। उसके बाद देखो, इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मैंने रखा हुआ है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, यानी हर अगले वाले का परमाणु द्रव्यमान पिछले वाले से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ आप देखो, निकल का परमाणु द्रव्यमान कम है, जो कि कोबाल्ट के बाद आता है। होना क्या चाहिए था? कोबाल्ट को आगे होना चाहिए था, निकल को पीछे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये भी इनकी कमियां थी।
आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन मोजले साहब का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। इसीलिए एग्जाम में आपको आंसर मोजले टिक करके आना है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसे मोजले ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु द्रव्यमान पर टिक मत कीजिएगा, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनकी डैश का आवर्त फलन होता है। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है आधुनिक आवर्त सारणी। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग है ये पूछा है, तो आवर्त है 7 और वर्गों की संख्या 18, तो बी इसका राइट आंसर। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। पूछा है एक ही आवर्त में तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? कोशों की संख्या समान होती है। यानी कि कोई भी आवर्त होता है उसमें कई सारे तत्व होते हैं, तो हर तत्व में एक आवर्त के हर तत्व में परमाणुओं की संख्या, हर तत्व के परमाणुओं में कोशों की संख्या समान होती है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। जैसे देख लो आप, हाइड्रोजन और हीलियम ये एक ही आवर्त के तत्व है, पहले आवर्त का है, तो इसमें भी एक कोश मिलेगा, हीलियम में भी एक कोश मिलेगा। दूसरे आवर्त में देख लो ये सारे तत्व है, जैसे लिथियम में भी आपको 2 कोश मिलेगा, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। और यही आपको नियोन में मिलेगा। नियोन में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल 2 ही कोश है, 2 ही शेल है, पहला और दूसरा। ठीक वैसे ही तीसरे आवर्त में आपको मैक्सिमम 3 कोश मिलेगा इन सारे ही एलिमेंट्स में जो तीसरे आवर्त में आ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ये आवर्त के केस में, वर्ग केस में नहीं होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये सब क्या है? लिथियम सोडियम ये क्या है? एक ही आवर्त के तत्व है, एक ही ग्रुप के तत्व है। इसमें 2 कोश है, इसमें 3 कोश है, तो ग्रुप वाइज कोश समान नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आवर्त में कोश समान होता है। अगर कोई तत्व चौथे आवर्त का है, ठीक है, 4th पीरियड का है, तो उसके परमाणु में जो मैक्सिमम शेल्स होंगे, मैक्सिमम कोश होंगे, वो होगा 4। अगर मान लो 5वें ग्रुप का तत्व है तो अधिकतम जो कोशों की संख्या होगी वो 5 होगी। तो ऐसे आप अगर आवर्त का पता लगा लेते हैं कि किस आवर्त का तत्व है, तो आप कोशों की संख्या आराम से बता सकते हैं। अब देखो, बोला है कि एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है। इस बार आपको आंसर करना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे देख लो, ये है ग्रुप नंबर 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ग्रुप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कोई सा भी अगर आप तत्व उठा लो, उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। किसका? ग्रुप नंबर 2 के तत्वों के। बोरोन देख लो, ये हो जाएगा 13, ग्रुप नंबर 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। याद रखना, ग्रुप नंबर 13 के अंदर जितने भी तत्व हैं सबके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। 14 वाले के पास 4 है, 15 वाले के पास 5 है, 16 वाले के पास 6 है, 17 वाले के पास 7 है, 18 वाले के पास 8 है। ये सब क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कोई आपसे अगर पूछ देता है कि बताओ ब्रोमीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, या फिर अगर आपको पता चल गया कि ये ग्रुप नंबर 17 का तत्व है तो आप तुरंत बता दोगे कि इसके पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपको पता चल गया कि फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 का तत्व है तो आप तुरंत बता दोगे इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। या फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कैसे लिखोगे? 2, 8, 5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो 2 चीजें हम लोगों ने सीखा कि आवर्त में कोशों की संख्या समान होती है और समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है। एक परमाणु के कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है, तो ये 2n² हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखना कि किसी भी कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n होता है nth सेल। nth सेल कहां से? न्यूक्लियस से। किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तीसरे कक्षा कौन सा होगा? पहला होता है K, दूसरा होता है L, तीसरा होता है M। यानी कि यहाँ n बराबर हो जाएगा 3।
तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, इस फॉर्मूले को लगाएंगे यानी कि 2n² को, यहाँ से आ जाएगा 18। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या से हमें क्या पता चलता है, परमाणु त्रिज्या से हमें परमाणु का आकार पता चलता है। मान लो कोई परमाणु छोटा है, इसका त्रिज्या भी छोटा होगा, कोई बड़ा है, इसका त्रिज्या बड़ा होगा, कोई और बड़ा है, इसका त्रिज्या और बड़ा होगा। तो जितना बड़ा त्रिज्या उतना ही बड़ा परमाणु का आकार। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है, हालांकि इस तरह के सवाल पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप एक याद रखो आप कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या ये 36 pm होता है। 36 pm यानी कि पिकोमीटर। ठीक है, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रम ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁹ मीटर, और एक माइक्रोमीटर ये होता है 10⁻⁶ मीटर। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, याद रखिएगा आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तब साइज में कमी आती है, ध्यान रखिएगा। समूह में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं यानी ऊपर से नीचे आते हैं तब साइज बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। लेकिन ये आप यहाँ पे एक वर्ड लगाओ, जनरली, सामान्यतः ऐसा होता है। और ये जो मैंने आपको ट्रेंड बताया कि साइज घटता है बढ़ता है, ये आपको लगाना है ग्रुप नंबर 17 तक। 18 को आप इसमें शामिल नहीं करोगे क्योंकि 18 का चक्कर कुछ और है। जैसे आप देखो, मैंने आपसे कहा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज में कमी आएगी, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे साइज इंक्रीज कर जाएगा। इस हिसाब से हाइड्रोजन और हीलियम में किसका साइज छोटा होना चाहिए, किसका साइज बड़ा होना चाहिए, तो आप ट्रेंड लगाओगे। आप कहोगे कि हाइड्रोजन और हीलियम हम लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज में कमी आएगी, इस हिसाब से हाइड्रोजन का साइज बड़ा होना चाहिए, हीलियम का छोटा होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि आपको ग्रुप नंबर 17 तक ही लगाना है, यानी ग्रुप नंबर 17 यहाँ, ये हो गया 18 का एलिमेंट्स। तो 18 आपको शामिल नहीं करना है। होगा क्या, हाइड्रोजन का साइज छोटा हो जाएगा, हीलियम का बड़ा हो जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरे आवर्त में देखो, जब हम लिथियम से फ्लोरीन तक आएंगे तब लगातार साइज में कमी आएगी, लेकिन जैसे ही नियोन आएगा यहाँ खेल पलट जाएगा। नियोन का साइज अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। नियोन दूसरे आवर्त का तत्व है ना, तो नियोन का साइज दूसरे आवर्त में सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये लिथियम से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक वैसे ही तीसरे आवर्त में आर्गन आपको दिख रहा है ग्रुप नंबर 18, इसका साइज सबसे बड़ा होता है तीसरे आवर्त में। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि हर आवर्त में 7 आवर्त है, हर आवर्त में आपको एक अक्रिय तत्व दिखेगा और उस आवर्त में अक्रिय तत्व का साइज सबसे बड़ा होगा। इसीलिए आपको जनरली लगाना है इस ट्रेंड के लिए। इसके अलावा भी एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेंड लगा रहे हो तो जनरली वर्ड लगाओ और साथ में ये ग्रुप नंबर 17 तक ही लगाओ। और ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखेंगे कि हर आवर्त में जो अक्रिय तत्व होता है उस अक्रिय तत्व का साइज उस आवर्त में सबसे बड़ा होता है। यानी अगर आपसे ये पूछे कि बताओ दूसरे आवर्त में सबसे छोटा तत्व कौन है, तो आप ट्रेंड लगाओगे कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, साइज घटेगा, इस हिसाब से नियोन का साइज सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ग्रुप नंबर 17 तक ही लगाना है। यानी आप बोलोगे कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, तो लिथियम आंसर मत करना, सबसे बड़ा हो जाएगा नियोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल्स की संख्या बढ़ती है। जैसे ये देख लो, लिथियम दूसरे आवर्त का तत्व है तो इसमें आपको 2 ही शेल मिलेगा। सोडियम तीसरे आवर्त का है तो इसमें आपको 3 शेल मिलेगा। पोटेशियम चौथे आवर्त का है तो इसमें आपको 4 शेल्स मिलेंगे। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो एक शेल बढ़ता जा रहा है। तो ये शेल बढ़ने के कारण, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन एक धातु के संबंध में सत्य है? धातु के संबंध में सत्य है। सबसे पहले आप ये देख लो, सी नंबर देखो, ऑप्शन सी देखो, इनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सही है। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम उठा लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। मैग्नीशियम उठा लो, एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम उठा लो,
एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283। अब क्या देख रहे हो कि ये जो धातुएं हैं इसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या 2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा। और कोई भी तत्व चाहता है कि उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद उसके पास स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अब सोडियम या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे करके। तो 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ये आराम से दे सकता है, इसीलिए क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ये आराम से दे देगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। और जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, यहां से अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब देखो आप, यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करता है। तो ये हमारा लाइन बिल्कुल सही है। यह विद्युत धनात्मक होती है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब उसके ऊपर धन आवेश आएगा, तो ये विद्युत धनात्मक होती है, बिल्कुल सही है। इसके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से क्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया साइज के बारे में, कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में, तब साइज क्या होगा, घटेगा। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में, तब साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो परमाणु त्रिज्या तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, परमाणु आकार भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। धात्विक लक्षण के बारे में क्या ख्याल है? तो जब अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाकर देखोगे तो जब आप बाएं से दाएं जाओगे आवर्त में, तो आप देखना कि धातु से अधातु की तरफ आप बढ़ोगे। तो जब धातु से अधातु की तरफ बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसी को आप बोल सकते हो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और ग्रुप की अगर हम बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि धात्विक लक्षण भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा आप यहाँ देख लो, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये आप रेखा देखो गौर से, ये आपको दिखेगा टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस प्रकार। ये धातु को अधातु से अलग करती है, ठीक है, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन से तत्व आते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। अब पूछा है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन से तत्व आते हैं? तो ये आते हैं उपधातु। उपधातु कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, और एक एंटीमनी है। यहाँ एंटीमनी को कलर नहीं किया गया है, लेकिन एंटीमनी भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु हैं? तो ये है 7। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु, अर्धधातु, उपधातु को ही हम लोग अर्धधातु बोलते हैं। अच्छा, उपधातु का मतलब या फिर अर्धधातु का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि इसके पास कुछ गुण धातु का है, कुछ गुण अधातु का है। यानी ना तो ये पूरी तरह से अधातु है, ना ही पूरी तरह से धातु है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अर्धधातु या फिर उपधातु। तो देख लो, इसमें पोलोनियम, टेलुरियम, बोरोन तो है, एस्टिटाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उपधातु नहीं है। आपको आंसर कभी पूछे कितने उपधातु है तो 7 ही देना है। पोलोनियम और एस्टिटाइन में कंफ्यूजन होता है, लेकिन क्लास 10th के एनसीईआरटी में आप देख लो पोलोनियम को उपधातु माना है, और 2018 में ये सवाल पूछा गया हुआ है और उसमें भी पोलोनियम को उपधातु बताया गया था। यानी एस्टिटाइन आपको नहीं याद रखना है कि ये उपधातु है, लेकिन पोलोनियम आपको याद रखना है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, ये बताना है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी हम ऐसे चल रहे हैं आवर्त में, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें से क्या क्या देख चुके हैं? हम लोगों ने देखा था साइज के बारे में कि ये घटती है। हम लोगों ने देखा मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, धात्विक लक्षण के बारे में कि ये घटती है। हम लोगों ने नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में देखा कि ये बढ़ती है। अब देखो क्या है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग चलेंगे 13, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे, तो 13 वाले का संयोजी इलेक्ट्रॉन
3 हो जाएगा, 14 वाले का 4 हो जाएगा, 15 वाले का 5 हो जाएगा, 16 वाले का 6 हो जाएगा, 17 वाले का 7 हो जाएगा और 18 वाले का 8 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। तो ये हमारा सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, ये हो गया गलत, क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और हम लोगों ने पढ़ा कि धातु के पास ऐसा कैरेक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, लेकिन हम अधातु की तरफ बढ़ रहे हैं तो त्यागने की प्रवृत्ति ये घटती है। तो ये हो गया हमारा गलत, यानी सी हमारा राइट आंसर है। अगला देखो, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, कहने का मतलब ये हुआ। तो बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं धात्विक लक्षण घट रहा है, अधात्विक लक्षण बढ़ रहा है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगा। तो ये भी हमारा तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता होगा? तो XCl2 ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना होगा? XCl ऐसे लिखा गया होगा, यहाँ पर इसका वैलेंसी लिखा हो गया, यहाँ पर क्लोरीन का वैलेंसी लिखा गया होगा, इस दोनों को क्रॉस किया होगा, यानी कि X का वैलेंसी कितना 2, X का वैलेंसी कितना 2। अब इसमें से देख लो किसका वैलेंसी 2 है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, सिलिकॉन का 4 होता है। ये सब क्या है? वैलेंसी, यानी कि संयोजकता। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? 287 ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन है। और एक परमाणु में, एक उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 17 है। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह तत्व कौन सा है? ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 282, यानी कि 8 2 10 2 12, यानी कि मैग्नीशियम। किसी तत्व के परमाणु में कुल 2 कोश है और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यह तत्व कौन सा है? अब देख लो, जैसे ही बोला 2 कोश है, यानी ये कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरा, ठीक है, सेकंड पीरियड का ये एलिमेंट होगा। ये कोश से हमको पता चल गया, इसीलिए मैंने आपको बताया था जब ये सवाल आया था कि आवर्त में क्या समान होता है, एक आवर्त के तत्वों में क्या समान होता है, तो कोशों की संख्या। तो मैक्सिमम 2 ही कोश है, यानी कि सेकंड पीरियड का ये तत्व है। आप देख लो, जो हमारा पीरियड नंबर 1 होता है इसमें हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। जो हमारा पीरियड नंबर 2 होता है उसमें क्या आता है? उसमें आता है लिथियम, बेरिलियम, यानी लीबे बकनोफने। मैंने ऐसे याद किया हुआ, लीबे बकनोफने। आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। यहां पे मैंने हीलियम को लिख दिया, लीबे बकनोफने। पीरियड नंबर 3 में देखो कौन कौन से आता है। यह आता है नमक अलसी पस्कलर, नमक अलसी पस्कलर। ये मैंने याद किया हुआ है, अपने हिसाब से अपने को याद रखना है, इसलिए आप भी चाहे तो याद रख सकते हैं, और ये याद आपको होना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। लीबे बकनोफने, नमक अलसी पस्कलर, 2-4 बार बोलना, 5-6 बार लिखना, याद हो जाएगा। अब देखो, मैंने बोला कि 2 कोश है, यानी कि सेकेंड पीरियड का है, यानी इसमें से ऑप्शन में देखो कि इसमें से तो कोई नहीं ना है, तो इसमें सिलिकॉन जो है आपको दिखेगा कि ये तीसरे आवर्त का है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, ये तो इसको आप पहले ही काट दो, क्योंकि हमें पता है कि दूसरे आवर्त का होगा। अब बोला संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप में अगर एक ही ग्रुप का तत्व हो तो उसमें क्या समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप के तत्व के पास होता है? ग्रुप नंबर 14। तो आप देख लो ग्रुप नंबर 14 कौन सा है, आपको मिलेगा ये ग्रुप नंबर 14 में, यानी कार्बन इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे चेक करना था। वह तत्व कौन सा है जिसके परमाणु में कुल 3 कोश है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है? इस बार क्या बोला? कुल 3 कोश है, यानी कि जो भी तत्व है वो थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड में कौन कौन से तत्व है? नमक अलसी पस्कलर, नमक अलसी पस्कलर, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, इनमें से कोई भी होगा। देखो आप, नाइट्रोजन आपको नहीं दिख रहा है, इसको तो आप पहले ही काट दो। सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर आपको दिख रहा है। अब देखो, बोला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी ग्रुप नंबर 14 का तत्व है, तो एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का होता है, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 का होता है, तो सिलिकॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु, अधातु की संख्या क्रमशः कितनी है? टोटल कितना है? 118 हमारे आवर्त सारणी में। इस टोटल में आपको मेटल, सिर्फ मेटल ये मिलेगा 91, नॉन मेटल ये आपको मिलेगा 20 और मेटलॉइड्स ये आपको मिलेगा 7। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 91, 7 और 20। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कुल धातु 91, उपधातु 7, अधातु 20। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने, आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो ये आपको मिलेगा 4 ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसमें देखो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल्स मिलेगा, सिर्फ धातु मिलेगा। लेकिन जो पी ब्लॉक है इसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स प्लस में मेटलॉइड्स सब मिलेगा। पी ब्लॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही मिलेंगे आपको पी ब्लॉक में। एस, डी, एफ में सिर्फ आपको धातु ही मिलेंगे, अधातु या फिर उपधातु नहीं मिलेंगे। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व उपस्थित हैं? आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल 13 तत्व उपस्थित है। यहाँ आपको हीलियम छोड़ देना है, एक एक्सेप्शन लेकर चलना है, हीलियम को शामिल नहीं करना है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2। तो अब देख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा है, इस हिसाब से ये s ब्लॉक में होना चाहिए था, लेकिन हीलियम को p ब्लॉक में रखा गया है, तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। और हम आंसर करेंगे 13। अगर आप हीलियम को शामिल कर दोगे तो हो जाएगा 14, लेकिन हीलियम को शामिल नहीं करना है, 13 आपको राइट आंसर टिक करना होगा। देख लो कौन कौन से तत्व है एस ब्लॉक में। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा गया है, एस ब्लॉक में आपको लेकर के चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 है। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्रमशः कुल कितने तत्व हैं? पी ब्लॉक में आपको, डी ब्लॉक में आपको मिलेगा 40 तत्व और पी ब्लॉक में आपको मिलेगा 37 तत्व। तो 40 और 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं कौन से हैं? धातु है। और पी ब्लॉक में तो मैंने आपको बताया धातु, अधातु, उपधातु सब है। तो यहाँ देख लो बी में जो आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक ये आता है डी ब्लॉक के अंदर और इसमें टोटल 40 तत्व है। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से 18 तक ये आता है पी ब्लॉक में और इसमें मिलेगा आपको 37 तत्व। आप चाहे तो काउंट करके देख सकते हैं। नीचे आप देख रहे हो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये एफ ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में, और इसमें आपको मिलेगा टोटल 28 तत्व। 14 मिलेगा लैंथेनाइड सीरीज में और 14 मिलेगा एक्टेनाइड सीरीज में। आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितने हैं? तो कुल गैस तत्व 11 है। 11 कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 18 में। अच्छा, ग्रुप नंबर 18 को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं या फिर इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं या फिर ग्रुप 9 भी बोलते हैं या फिर बोल दो 9A। ठीक है, 9A मेंडलीव साहब के अकॉर्डिंग। ठीक है, 9A। तो जो नोबल गैसेस हैं वो देखो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गया नोबल गैस। और ग्रुप नंबर 18 में सिर्फ नोबल गैस ही रखा गया है। उसके बाद देखो कौन कौन सा है? 6 तो ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो ये हो गया 5। तो 6 और 5 11। आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो कमरे के तापमान पर, ठीक है, एग्जैक्ट कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में सिर्फ 2 ही तत्व पाए जाते हैं। तो 2 हमारा राइट आंसर होगा। ये 2 कौन कौन से हैं? एक ब्रोमीन और दूसरा मरकरी, बट कमरे के तापमान पर। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? ये है ऑर्गेनेशन। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को और क्या क्या बोलते हैं? यहाँ से सवाल आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम लोग 9A भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट ग्रुप, अक्रिय समूह, ये सब बोलते हैं। कभी आपसे ये सवाल पूछे कि ग्रुप नंबर 18 में टोटल कितने तत्व हैं, तब आपको आंसर करना है 7। कभी आपसे ये सवाल पूछे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सबसे ज़्यादा
गैस उपस्थित है, गैस एलिमेंट उपस्थित है, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 18। टोटल 6 गैस तत्व उपस्थित है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को काउंट उसमें ना करें तो। समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? समूह 18 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? अक्रिय या उत्कृष्ट तत्व बोलते हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस तत्व की संख्या कितनी है? अक्रिय गैस तत्व की संख्या है 6 और टोटल पूछे तो 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य समूह का तत्व है? शून्य समूह किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 18 को। तो ये क्या हो जाएगा? हीलियम। एक चीज और, शून्य समूह में जितने भी एलिमेंट्स हैं हीलियम को छोड़कर जैसे कि नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, और इसके बाद आप ओजी भी ले सकते हो। जितने भी तत्व हैं सबके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो है 8, यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ हीलियम ही है ऐसा इसमें, इस ग्रुप में, जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। इसको छोड़कर बाकी जितने भी इनर्ट गैसेज हैं सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। अच्छा, जो इनर्ट एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी पूछे तो क्या आंसर दोगे आप? 0। यानी ग्रुप नंबर 18 के जो तत्व हैं उसका वैलेंसी पूछे तो 0। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व पूछा है। तत्व बोले तो धातु और अधातु मिला करके। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। तो जो पहला एटॉमिक नंबर है वो है 1 और ये हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था? आवर्त सारणी का पहला तत्व। इसी में आपसे अगर ये पूछता आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है, यानी कि मेटल कौन सा है, तो धातु तत्व पूछे कभी भी तो आपको आंसर करना है लिथियम। सिर्फ अगर तत्व बोले तब आपको आंसर करना है हाइड्रोजन। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग बन सकते हैं। पहला तत्व हाइड्रोजन, पहला धातु तत्व लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और हीलियम का 2 होता है। तो हीलियम, हाइड्रोजन ये अधातु है और लिथियम धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 7A का तत्व है? 7A किसे बोलते हैं? ग्रुप नंबर 17 को, यानी कि हैलोजन को। तो आयोडीन हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप नंबर 17 का तत्व है। देखिए, जो पहला ग्रुप है इसी को हम लोग फर्स्ट ए बोलते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है यानी कि दूसरा समूह, इसे हम सेकंड ए बोलते हैं। उसके बाद देखिए ग्रुप नंबर 13, इसे हम बोलते हैं 3A। ग्रुप नंबर 14 इसे हम बोलते हैं 4A। 15 वाले को 5th A, 16 वाले को 6A, 17 वाले को 7A और 18 वाले को 8A। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। डायरेक्ट ग्रुप नंबर 17, 16 ये ना दे करके 6A, 7A, 8A इस तरह से आपसे दे करके सवाल पूछा जा सकता है। आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? संक्रमण तत्व बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट को, और डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? 40। तो 40 हमारा राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? यानी कि इससे पहले क्या था? संक्रमण तत्व, जिसका संख्या था 40। इसे पूछा है आंतरिक संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट को, ठीक है। और एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है? 28। इसको 2 सीरीज में बांटा गया है, 14 के सीरीज में। एक है लैंथेनाइड सीरीज और एक है एक्टिनाइड सीरीज। तो 28 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था, एलपी के एग्जाम में 2018 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इनके बाह्यतम कोश में से 2 अपूर्ण होते हैं, और कभी भी ये ऑप्शन रहे इनके बाह्यतम कोश में से 3 अपूर्ण होते हैं, उस केस में यहाँ आ जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ए इस सवाल का सही जवाब है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व कहाँ पाए जाते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। टोटल लैंथेनाइड की संख्या है 14, यानी लैंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स हैं। परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्व को क्या कहते हैं? तो 58 से 71 तक के तत्व को हम लोग लैंथेनाइड बोलते हैं, ठीक है। देखिए, एक तत्व होता है लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर सिंबल होता है La, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, और ये आता है डी ब्लॉक में, यानी कि ये है संक्रमण तत्व। और ये जो 58 से लेकर के 71 तक के तत्व हैं, इसका प्रॉपर्टी, इसका गुणधर्म ये लैंथेनम से मिलता है, इसीलिए हम लोग इसे लैंथेनाइड बोलते हैं। और एक तत्व है एक्टिनियम, जिसका सिंबल होता है Ac, इसका एटॉमिक नंबर होता है 89,
और ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और जो 90 से लेकर के 103 तक का तत्व है इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड, क्योंकि इस सारे ही तत्वों का गुणधर्म प्रॉपर्टी ये एक्टिनियम से मिलता है, इसीलिए हम लोग इसे एक्टिनॉइड बोलते हैं 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को। तो ये दोनों आपको याद रखना है। लैंथोनाइड का याद रखना है 58 से लेकर 71 और एक्टिनाइड का याद रखना है 90 से लेकर के 103। और ये दोनों एटॉमिक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लैंथनम का और एक्टिनियम का। यूरेनियम तत्व की परमाणु संख्या क्या है? यूरेनियम तत्व की परमाणु संख्या 92, ठीक है, 92। ये आपको याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जा सकता है। लैंथोनाइड तत्व किस आवर्त में आते हैं? अभी मैंने आपको बताया लैंथोनाइड एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, ये आता है आवर्त 6 में, यानी कि छठे आवर्त में। और जो एक्टिनाइड होता है 90 से लेकर 103, ये आता है आवर्त 7 में। और ये सारे ही एलिमेंट्स ये आएगा आपको ग्रुप नंबर 3 में, यानी लैंथोनाइड का 14 तत्व, एक्टिनाइड का 14 तत्व, ये सभी किस में आएगा? ग्रुप नंबर 3 में, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? निरूपक तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व, प्रतिनिधि तत्व। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एस और पी ब्लॉक को हम लोग अगर एक साथ मिला दे तब इन सारे ही नाम से उसे पुकारा जा सकता है। आवर्त सारणी के 16वें वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के 16वें वर्ग के तत्व को चाल्कोजेन कहा जाता है, ठीक है। चाल्कोजेन, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? ओ, सचिन, सेंचुरी, तेरी, पोड़ी या फिर ओस्से टेपो। ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। ग्रुप नंबर 16 के तत्वों को ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम उपधातु है, मेटलॉइड है, तो ये सारे ही कहलाते हैं चाल्कोजेन। जिस तरह से ग्रुप नंबर 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, ठीक वैसे ही ग्रुप नंबर 16 के तत्व चाल्कोजेन। नेक्स्ट है यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, तो इसके बाद आने वाले तत्वों को हम लोग परा यूरेनियम कहते हैं। सिक्का धातु किसे कहा जाता है, यानी जिसका यूज किया जाता है सिक्का बनाने में? तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों ही इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से सही सेट चुने। समूह 1 के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं, तो ये करेक्ट है। समूह 2 के तत्व को हम लोग क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है, यानी अल्कलीन अर्थ मेटल। एक्टोनाइड रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। सारे ही एक्टोनाइड एलिमेंट्स, एक्टोनाइड यानी कि 90 से लेकर के 103 तक के जितने भी तत्व हैं ये सभी के सभी रेडियोधर्मी हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि सारी एक्टोनाइड रेडियोधर्मी तत्व है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे ही सेट सही है। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा धातुओं की संख्या कितनी है, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट? तो सबसे पहली बात आप लैंथोनाइड का याद रखेंगे आप। लैंथोनाइड्स ये 58 से 71, तो ये संख्या में 14 हो गया। इसके अलावा कौन सा होता है? इसके अलावा होता है स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो संख्या में 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 लैंथेनाइट और 3 ये वाले स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम। आवर्त सारणी में कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? कमरे के ताप पर जब भी पूछे तो आंसर 2 ही करना है, एक मरकरी करना है और एक ब्रोमीन करना है। लेकिन कमरे से थोड़ा अधिक ताप पर अगर पूछा जाए तब आपको आंसर करना है 6, ठीक है, 6। ये 6 कौन हो जाएगा? 2 तो ये हो गया, उसके अलावा सीजियम, गैलियम, फ्रांसियम और इसके बाद एक और है एटॉमिक नंबर 112। इसका सिंबल होता है Cn, यह है कॉपरनीशियम, ठीक है, Cn कॉपरनीशियम। तो यही आपको 6 मिलेगा किताबों में। तो आपको कमरे से थोड़ा अधिक ताप पर पूछे तब आप आंसर 6 करना, और कमरे पर किताब पर पूछे तब आपको आंसर 2 करना है, मरकरी और ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सही है? न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व ये सीजियम है, ये बिल्कुल सही है। उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है, यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि En सबसे ज़्यादा होता है। उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला तत्व ये है हीलियम। सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये हीलियम के पास है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, एक समान रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या होगा? देखो, मैंने आपको साइज के बारे में बताया था। लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर जो साइज होता है तत्वों का ये क्या होता है? घटता है। और टॉप टू बॉटम मैंने आपको बताया कि ये साइज क्या होता है? बढ़ता है।
तब आपको ध्यान में क्या रखना है, चाहे आपसे पूछे आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनीकरण ऊर्जा, चाहे आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि, या फिर आपसे पूछ दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, ये ठीक उल्टा चलेगा साइज के। ये मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। इनमें से किसी का भी ट्रेंड आपसे पूछे, आप साइज का सोच लेना और साइज का उल्टा आंसर कर देना, आपका आंसर सही आएगा। तो बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आयनीकरण ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो बढ़ती है, इसका राइट आंसर होगा। आयनीकरण ऊर्जा होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये है हमारा न्यूक्लियस और ये मान लो है बाह्यतम कोश जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन है E। ये एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कक्षा में, और ये है हमारा न्यूक्लियस इस एटम का। अब ये न्यूक्लियस पे होता है प्लस चार्ज यानी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो होता ही नहीं है कोई चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। इसके बीच में काम करता है एक अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रॉन को, इस फोर्स को तोड़ते हुए, अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ते हुए बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, इसी को हम बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। और आपको पता होगा जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज क्या होता है, छोटा होते चला जाता है। ठीक है, ये छोटा होता है, छोटा होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है इसके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए हम बोलते हैं साइज घटने से आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। और जब हम ग्रुप से ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, ये बड़ा होते चला जाएगा। जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बिना एनर्जी ज़्यादा दिए। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, आयनीकरण ऊर्जा ये घट जाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, आप इस चीज़ को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लो। आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा किसका है, आवर्त सारणी में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है सीजियम का। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मिनिमम, और मैक्सिमम आपसे पूछे तो आपको आंसर करना है हीलियम। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे पर तत्वों की धात्विक लक्षण या फिर इसी को हम बोलते हैं विद्युत धनात्मकता क्रमशः। देखिए मेटालिक कैरेक्टर पूछा है आपसे, मेटालिक कैरेक्टर पूछ दे या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर पूछ दे, ये दोनों एक ही चीज़ है। कोई सा भी पूछे आपको आंसर एक ही तरह से सोचना है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो धातु का जो धात्विक लक्षण होता है ये लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और ग्रुप की अगर हम बात करें तो यही मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा, धात्विक लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय होगा, किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय होगा, क्षारीय किसका ऑक्साइड होता है, तो ये होता है मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड अम्लीय होता है और मेटल का ऑक्साइड क्षारीय होता है, यानी धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय और अधातु का अम्लीय। और अभी मैंने आपको बताया धातु का जो धात्विक लक्षण है मेटालिक कैरेक्टर, ये लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो यही लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये इंक्रीज करेगा। तो अब देख लो लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये ग्रुप नंबर 1 का तत्व है, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि इसमें सबसे अच्छा जो धात्विक लक्षण रखता है वो है पोटेशियम, तो इसी का ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन सदृश्यता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के संबंध में गलत को चुने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है लव, प्यार, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, या फिर बोल सकते हैं इसको कि ये है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जिसको भी प्यार है इलेक्ट्रॉन से वो उसको एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसमें से हमें गलत चुनना है। तो सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, मैंने आपको बताया था, चाहे EN पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये साइज के उल्टा चलेगा। तो साइज के बारे में मैंने आपको बताया कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये घटती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बढ़ेगी। उसके बाद टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो बाएं से दाएं जाने पर यह घटती है, बिल्कुल सही है, सॉरी ये गलत है, यानी कि ये ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए। और देखते हैं सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है,
तो ये सही है, ये सही है। आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बढ़ेगी। सामान्यतः समूह में ऊपर से नीचे आने पर यह घटती है, तो घटती है, ये भी सही है। किसी आवर्त में अक्रिय तत्व का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। जो अक्रिय तत्व होता है ग्रुप नंबर 18 का, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया, रेडॉन हो गया, इस सब के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंप्लीट है। ये सब क्या है? अक्रिय तत्व है। ये अपने जीवन में खुश है, लाइफ में खुश है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कितना हो गया? 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझ रहे हो? मान लो ये न्यूक्लियस है और ये किसी एटम का बाह्यतम कक्षा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कक्षा में चला जाए, वैसे कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? निकलती है। यही एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी केस में हमने एनर्जी दिया था और यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो अक्रिय तत्व है उसके बाह्यतम कक्षा में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये खुश है, ये और इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, इसीलिए अक्रिय तत्व का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है, 0 होता है। आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? तो ये किसका हो जाएगा? अक्रिय गैस का, अक्रिय तत्व का, इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैस। यानी कि ग्रुप नंबर 18 के जितने भी तत्व होंगे अपने अपने आवर्त में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किसका है? सबसे अधिक, देखिए, सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा किसका था? हीलियम का। मैं यहां बात कर रहा हूं मैक्सिमम का। कभी आपसे इलेक्ट्रॉन लब्धि पूछ दे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ दे मैक्सिमम, ये होता है क्लोरीन का। और कभी आपसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता पूछ दे, ये होता है फ्लोरीन का। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि पूछा है ना, तो क्लोरीन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आप अच्छे से माइंड में रख लो, ये VVI है। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा? जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज क्या होता है? ये घट जाता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है? फ्लोरीन के पास है। यानी फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, बॉन्डिंग में शेयर होता है, जब बंधन बनता है और उस बंधन में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको ये अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर और एक फ्लोरीन का होगा, और ये दोनों आपस में साझा किया और एक बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड। तो फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को जो इसमें शेयर हुआ है बॉन्डिंग बनाने में, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यही होता है, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से डैश होती है। धातुओं की विद्युत धनात्मकता ये अधातुओं से अधिक होती है, क्योंकि धातु जो होता है ये विद्युत धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने ऊपर प्लस चार्ज ले आता है। लेकिन यहाँ पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये धातुओं की कम होती है अधातुओं से। अब है Fe2+ और Fe3+ में किसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने पास? देखो, एक है जिससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है छोड़कर, और एक है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है छोड़कर। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है और इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा है। तो Fe3+ ये आंसर होगा। वैसे आप याद रखो ये चीज कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज देख लो, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, तो +3 वाले का ज्यादा होगा। एनायन के केस में ठीक उल्टा हो जाएगा। देखो, N है, N- है, N-2 है और N-3 है। इसके पास एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट करेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा। यानी इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा N-3 का और सबसे ज्यादा हो जाएगा N- का। यानी इस केस में आप ये बोल सकते हो एनायन के केस में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है डायरेक्टली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। तो n माइनस हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिस पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा जिस एनायन पर, उसका En सबसे ज़्यादा होगा। आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला तत्व क्रमशः, अधिकतम गलनांक ये होता है टंगस्टन का और न्यूनतम होता है पारा का। सी इसका राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों की संख्या, दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आप ऐसे याद रख लो, एक नंबर की तरह याद रखो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आप ऐसे याद रखो, यह आवर्त 1 में 2 तत्व, आवर्त 2 में और 3 में 2 और 3 में 8, 8 तत्व, 4 और 5 में 18, 18 तत्व, 6 और 7 में 32, 32 तत्व। तो आप 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 आप ऐसे याद रखें। तो पूछा दूसरे तत्व, दूसरे आवर्त में, तो दूसरे में 2 हो जाएगा और दूसरे में 8 तत्व और तीसरे में भी 8 तत्व। तो 8 और 8 इसका राइट आंसर होगा। वह कौन सा अधातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है और इसे पानी में डुबो कर रखा जाता है? आपने पढ़ा होगा कौन से धातु है जिसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो हम आंसर देते हैं पोटेशियम, सोडियम, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इसमें ये जल उठता है, आग पकड़ लेता है इसमें। तो वो तो था धातु। हमारे केस में पूछा है अधातु, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है? यह है प्लूटोनियम। सबसे जहरीला तत्व प्लूटोनियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व बोले तो धातु और अधातु मिलाकर, तो सबसे हल्का तत्व यह है हाइड्रोजन। बी इसका राइट आंसर। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो यह हो जाएगा लिथियम। निम्न में से किसे नोबल धातु कहा जाता है? नोबल धातु यानी कि अक्रिय धातु, ठीक है, नोबल है और धातु है। तो ये प्लेटिनम आप बोल सकते हो। प्लेटिनम ये रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग इसे नोबल धातु बोलते हैं। निम्न तत्वों के युग्म में से कौन उभयधर्मी धातु है? उभयधर्मी ऑक्साइड तो आपको याद होगा, ZnO और Al2O3। कम से कम ये 2 तो आपको याद रखना ही है। तो कौन कौन सा हो जाएगा उभयधर्मी धातु? एक हो जाएगा जिंक, एक हो जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद हो जाएगा हमारा शंकर पार्वती, और उसके बाद बेरिलियम और एंटीमनी। ये सब आपको ध्यान में रखना है। बेरिलियम, जिंक, एंटीमनी, टीन और लेड, और जिंक, एल्यूमिनियम। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है? यानी कि ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। ये हो जाएगा आयोडीन। सी। आवर्त सारणी का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यानी जिसे भगवान ने दिया है और वो सबसे भारी तत्व है, यह है यूरेनियम। पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? पहला मानव निर्मित तत्व यह है टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम, सिंबल होता है TC। डैश और डैश आवर्त सारणी का क्रमशः सबसे छोटा और बड़ा आवर्त है। मैंने आपको बताया था आवर्त सारणी में जो आवर्त में तत्वों की संख्या है, इसे आप कैसे याद रखेंगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो इसमें जो पहला आवर्त है, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आवर्त। इसे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा आवर्त। और 8, 8 इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। उसके बाद 18, 18 इसे हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। और 32, 32 को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। 32, 32 नहीं, पीरियड नंबर 6 और 7 को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट। उसके बाद 5 और 4 इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। उसके बाद 2 और 3 इसे हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, और 1 को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे छोटा आवर्त हो जाएगा हमारा दूसरा, और सबसे बड़ा आवर्त हो जाएगा छठा। तो दूसरा और छठा हमारा राइट आंसर होगा। वैसे आपको याद रखना है कि सबसे छोटा आवर्त होता है, पहला आवर्त सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? सबसे बड़ा आवर्त तो हम लोगों ने देखा कि छठा और 7वां पीरियड, ये होता है लॉन्गेस्ट पीरियड। अब पूछा है सबसे बड़ा समूह, तो सबसे बड़ा समूह होता है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। इसमें क्या क्या आ जाएगा?
इसमें आपका आ जाएगा पूरा F ब्लॉक, ठीक है, यानी F ब्लॉक का 28 तत्व। इसके अलावा ग्रुप नंबर 3 में आता है स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ये 4। तो 28 और 4 32, इसमें टोटल है 32 तत्व और ये है तीसरा समूह। तो कभी भी आपसे पूछे कि F ब्लॉक का तत्व किसमें, कौन से ग्रुप में आता है, अब F ब्लॉक का तत्व तो हमको मालूम है कि जो 14 है, इसमें एक आता है छठे पीरियड में लैंथेनाइड सीरीज और एक आता है 7वें पीरियड में एक्टिनाइड सीरीज। लेकिन ग्रुप कौन सा है, ग्रुप है तीसरा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व किस समूह के अंतर्गत आते हैं, ये आता है तीसरे समूह। लैंथेनाइड ये छठे पीरियड का तत्व है, इसमें बहुत सारे तत्व आते हैं लैंथेनाइड में, और एक्टिनाइड सीरीज ये 7वें आवर्त में आता है। और समूह की बात करें तो ये दोनों के दोनों तीसरे समूह में आता है। इसके अलावा तीसरे समूह में है स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु और अधातु तत्व क्रमशः कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु यह है सीजियम और सबसे अधिक क्रियाशील वाला अधातु यह है फ्लोरीन। तो सीजियम और फ्लोरीन हमारा राइट आंसर होगा। आपके मन में आ सकता है कि धातु और अधातु में आपने बताया था सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम। तो वहाँ जो मैंने आपको बताया था वो उस जो सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, और वहाँ देखा गया पानी के साथ रिएक्शन, अम्ल के साथ रिएक्शन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बट हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी टाइप के रिएक्शंस होते हैं उन सबको मिला करके, उन सबको देखते हुए सबसे अधिक जो क्रियाशील वाला धातु मिला वो है सीजियम। हमारे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है उसमें सीजियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, और सबसे क्रियाशील अधातु पूछे तो फ्लोरीन आपको आंसर करना है। तो हमारा आंसर सीजियम और फ्लोरीन होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर है, डी नहीं, बी इसका सही जवाब होगा। एक तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, वह तत्व कौन सा होगा? देखिए, कोष होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेल, और उपकोष ये होता है सब शेल। तो शेल में होता है सब शेल, जैसे जिला में होता है गांव, एक जिले के अंदर गांव होता है, वैसे ही शेल के अंदर होता है सब शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी उपकोष में चला जाए, पी सब शेल में चला जाए, तो वो तत्व होगा पी ब्लॉक का। वैसे ही अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो एस सब शेल में चला जाए तो एस ब्लॉक में हो जाएगा। सब शेल होता है एस, पी, डी और एफ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी में भी चले जाए उसके हिसाब से उसका ब्लॉक बन जाएगा। पी में क्या तो पी ब्लॉक, डी सब शेल में क्या तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, एफ सब शेल में क्या तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। सबसे भारी तत्व या फिर धातु कौन है? सबसे भारी धातु या फिर तत्व बोले आपको आंसर करना है ऑस्मियम, ठीक है, सिंबल होता है OS। उच्चतम घनत्व वाला धातु और अधातु क्रमशः। उच्चतम घनत्व वाला धातु यह है ऑस्मियम और अधातु यह है बोरोन, सीधा बी इसका सिंबल होता है बोरोन। तो हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, ये है ऑस्मियम, और हाईएस्ट डेंसिटी वाला नॉन मेटल हो जाएगा बोरोन, ठीक है। बोरोन का सिंबल होता है बी, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br और बेरिलियम का सिंबल होता है Be। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम। तो हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर होगा हीलियम। मात्र एक तत्व जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि 1H1। इस 1H1 को हम लोग प्रोटियम भी बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन का जो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, उसके बाद 1H3, इसमें ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्रिटियम। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 99% से भी ज़्यादा ये मिलता है प्रोटियम। इसीलिए जब हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो हमारा मतलब प्रोटियम से ही होता है। और हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स में सिर्फ प्रोटियम ही है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी बात इसमें 1 न्यूट्रॉन आपको मिलेगा और इसमें 2 न्यूट्रॉन मिलेगा, लेकिन प्रोटियम में नहीं मिलेगा। और जब भी हम प्रोटियम बोलते हैं तो आप इसे चाहे प्रोटियम बोलो चाहे हाइड्रोजन बोलो, एक ही बात है। प्रोटियम को हम लोग हाइड्रोजन इसलिए समझते हैं क्योंकि ये 99% से भी ज़्यादा मिलता है, बाकी ये सब बहुत ही कम मिलता है नेचर में। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी के भूपर्पटी में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मिलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद मिलेगा सिलिकॉन, उसके बाद मिलेगा एल्यूमिनियम। तो ये तो हो गया अधातु, ये हो गया उपधातु और ये हो गया धातु। निम्न में से कौन सही है? पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व,
तो तत्व पूछे तो आपको आंसर ऑक्सीजन करना है, धातु तत्व एल्यूमिनियम हो जाएगा, उपधातु तत्व सिलिकॉन हो जाएगा। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ तत्व का ऑर्डर आप याद रख सकते हो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो कभी पूछे कि सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, तब आपको आंसर करना है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक वाला अधातु कौन है, अधातु तत्व कौन है? सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये मैक्सिमम होगा कौन से अधातु के पास? ये हो जाएगा हीरा। ठीक है, कार्बन का अपरूप हीरा के पास। सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन सा है? यह ऑस्मियम। ये +8 तक, ठीक है, +8 तक अपना ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है ऑस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे अधिक संख्या में गैस तत्व को रखने वाला समूह कौन सा है? तो सबसे अधिक संख्या में गैस तत्व को रखता है ग्रुप नंबर 18। इसे हम लोग शून्य समूह भी बोलते हैं, या फिर 8A भी बोल सकते हैं, या फिर 0 ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो शून्य समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। इसके नीचे एक और आता है OG, 118 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 याद रखो कि 6 अक्रिय गैस है। OG के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये गैस है या फिर द्रव है, इसीलिए आप 6 ही याद रखो कि ग्रुप नंबर 18 में टोटल 7 तत्व है, लेकिन पूछे ग्रुप नंबर 18 में कितने अक्रिय गैस है, तब आप आंसर 6 करना। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो NO और CO उदासीन ऑक्साइड है, तो ये बिल्कुल सही है। उदासीन ऑक्साइड का मतलब समझ रहे हो, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड और एक होता है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड कहने का मतलब ना तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ना ही क्षार के साथ करेगा, तो ये सही है। और है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा, तो ये भी सही है। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम है, बिल्कुल सही है। अधातु पूछे कभी भी तो वो हो जाएगा बोरोन, और तत्व पूछे यानी धातु अधातु मिला करके तो सबसे अधिक घनत्व होता है ऑस्मियम के पास। वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, ये गलत हो गया। सबसे अधिक मिलता है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, तो डी हमारा राइट आंसर है, ये गलत है। निम्न में से कौन एक ड्राई ब्लीचर है? तो ड्राई ब्लीचर ये H2O2 को कहा जाता है, ठीक है, बी। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। देखिए H2O2 और HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इन सब में फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है। इनकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और नामकरण लेबोजियर ने, तो ये सही है, याद रखने वाला बात है, फैक्ट है, याद रखो आप। इसे नोटोरियस एलिमेंट भी कहा जाता है, कुख्यात तत्व, तो ये भी सही है। यह न्यूनतम आकार वाला तत्व है, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा आकार इसी का है, हाइड्रोजन के पास, तो ये भी सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है, तो ये गलत है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%। 78% नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर। वायुयान के टायर में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है? तो अक्रिय गैस देख लो कौन सा है, हीलियम, यही भरा जाता है। ये हल्का भी है, साथ में अक्रिय भी है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे अधिक है ऑक्सीजन गैस। आवर्त सारणी में सबसे अधिक और कम क्वथनांक वाला तत्व कौन सा है? क्या पूछा है? आवर्त सारणी में, ठीक है। हमारे आवर्त सारणी में सबसे अधिक और सबसे कम क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट किसके पास? टंगस्टन के पास। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हीलियम के पास। तो टंगस्टन और हीलियम इसका राइट आंसर होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे आवर्त सारणी में बात कर रहे हैं। आवर्त सारणी के किस समूह या आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। ये कहा जाता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट को। तो तीसरा आवर्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसे कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में
आपस में विकर्ण संबंध दिखाता है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। तो देखो सेकेंड पीरियड में हमें मिलेगा लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, और थर्ड पीरियड में मिलेगा हमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन सिलिकॉन के साथ, ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। तत्वों के बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। ये पिछले साल पूछा गया था एलपी के एग्जाम में 2018 में। तो ये आंतरिक संक्रमण तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हो जाएगा। जो 0 ग्रुप है हमारा, या फिर ग्रुप नंबर 18 बोल दें, तो इसे मिलेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी, ऑर्गेनेशन। हीलियम को छोड़ दो तो बाकी जितने भी अक्रिय तत्व हैं सबके बाह्यतम कोश में है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हीलियम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, बाकी सब ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और इनमें से किसी का भी आपसे वैलेंसी पूछे तब आपको आंसर करना है 0, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तब 8, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ 125 MCQ आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत सारे एक्सेप्शन है इसमें भरे पड़े हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा एक्सेप्शन देखना नहीं है। सिंपल सा सवाल आता है और हमको उसका आंसर देना होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा कर रखो नए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।